नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है, आपका जो NCERT कक्षा 12 की जो आपकी बुक चल रही है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और उसका जो तीसरा अध्याय है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो बिंदु है हमारा उसी अध्याय से संबंधित तीसरे अध्याय में भू संसाधन एवं कृषि वाला जो अध्याय है उसी में जो आगे का जो बिंदु है हमारा। अभी तक हमने भू संसाधनों के बारे में पढ़ लिया और कृषि के बारे में पढ़ लिया। आज जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि का विकास, भारत के अंदर कृषि के जो विकास हुआ है, किस प्रकार से भारत में कृषि का विकास हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके अंदर भारत में कृषि विकास से संबंधित। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम कृषि विकास की जो बात कर रहे हैं ये आज़ादी से पहले की बात करेंगे, आज़ादी के पहले से और वर्तमान तक की बात करेंगे, किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले की, तो आपको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और कृषि उत्पादन बहुत ही कम हो रहा था। तो ऐसे में खाद्यान्नों की देश के अंदर क्या थी, पहले से ही समस्या थी। फिर 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद में क्या हुआ कि हमारे देश का जो अधिकांश जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र था वो सिंचाई वाला क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर चला गया। और पाकिस्तान भी उस समय विद्यार्थियों आपको पता है कि दो भागों के अंदर बटा हुआ था। एक जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है ये, और एक जो वर्तमान में बांग्लादेश जो देश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो हमारे देश का जो अधिकांश जो 1/3 सिंचाई वाला जो भाग है वो पाकिस्तान में चला गया। और ऐसे में क्या हुआ कि जब वो क्षेत्र पाकिस्तान में गया तो भारत के अंदर जो खाद्यान्न जो फसलें थी उन खाद्यान्न फसलों के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई, या खाद्यान्न क्षेत्र के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। इससे देश के अंदर खाद्यान्न की क्या हो गई, कमी हो गई, और फिर उससे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आई हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के बाद में क्योंकि पहले से ही खाद्यान्नों की कमी थी, तो भारत सरकार का सबसे पहले उद्देश्य क्या था कि किस प्रकार से हम खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम खाद्यान्नों की जो कमी है उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी स्वतंत्रता के समय। तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखो सरकार का जो तात्कालिक उद्देश्य था, यानी कि सरकार का क्या उद्देश्य है, तो तात्कालिक जो उद्देश्य था उस समय का 1947 के समय का, 1950 के आसपास का समय, उस समय का जो सरकार का जो तात्कालिक उद्देश्य था वो क्या था विद्यार्थियों, खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ाना, या खाद्यान्नों का उत्पादन किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर कार्य करना। तो सरकार ने उसी रूप में कार्य किया, और उस समय ऐसी कुछ नीतियां लेके आए, ऐसे कुछ कार्य किए सरकार के द्वारा जिससे कि खाद्यान्नों का उत्पादन देश के अंदर क्या हो सके, बढ़ सके। तो उसके लिए निम्न बहुत सारे उपाय सुझाए गए हैं। तो उनमें से कुछ जो उपाय हैं उनकी बात करते हैं हम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का जो तात्कालिक जो उद्देश्य था वो खाद्यान्नों का क्या बढ़ाना था, उत्पादन बढ़ाना था। उत्पादन क्यों बढ़ाना था, क्योंकि देश के अंदर खाद्यान्नों की क्या थी, कमी थी। और उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए गए, तो ये कुछ उपाय थे जो सरकार के द्वारा अपनाए गए। कौन से उपाय थे, पहला जो उपाय है ये याद रखना है आपको विद्यार्थियों, पहला उपाय था व्यापारिक फसलों की जगह कौन सी फसलों को उगाया गया, खाद्यान्नों की फसलों को उगाया गया। यानी कि जिन क्षेत्रों के अंदर व्यापारिक फसलें हो रही थी उन व्यापारिक फसलों के स्थान के ऊपर कौन सी फसलें उगाई गई, खाद्यान्न फसलें उगाई। पहला उपाय तो ये अपनाया कि जहाँ जहाँ व्यापारिक फसलें हो रही थी व्यापारिक फसलों की जगह पे क्या उगाए गए, खाद्यान्न उगाए गए। फिर दूसरा क्या कार्य किया, कृषि गहनता को बढ़ाना, यानी कि कृषि जिन खेतों के अंदर, कृषि गहनता का मतलब क्या होता है कि अगर किसी खेत के अंदर एक कृषि वर्ष के अंदर एक ही फसल ली जा रही है तो उसके अंदर एक फसल के बजाय 2-3 फसलें उसके अंदर उपजाई जाएं, तो जिससे क्या बढ़ेगी, कृषि गहनता बढ़ेगी। और कृषि गहनता के बढ़ने से खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा जो कार्य किया गया विद्यार्थियों वो क्या है, तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि है, कृषि योग्य बंजर भूमि हम किसे कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि तथा प्रति भूमि को किस में परिवर्तित किया गया, कृषि भूमि के अंदर उसको परिवर्तित किया गया। तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी, कृषि योग्य बंजर भूमि, और जो प्रति भूमि जो प्रति छोड़ा जाता है जमीन को, उस जमीन को भी क्या किया जाए, कृषि भूमि के अंदर परिवर्तित किया जाए। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सरकार ने बहुत सारे जो उपाय अपनाए थे उनमें से कुछ उपाय थे जो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हुए। तो पहला क्या उपाय अपनाया, व्यापारिक फसलों की जगह पे कौन सी फसलें उगाई गई, खाद्यान्न फसलें उगाई गई।
फिर कृषि गहनता को क्या किया गया, बढ़ाया गया, यानी कि जिन खेतों के अंदर पहले एक ही फसल ली जा रही थी एक कृषि वर्ष के अंदर, वहां 1 से 2-3 फसलें वहां पर ली गई, जिससे कि कृषि गहनता क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और तीसरा जो उपाय किया गया विद्यार्थियों वो क्या है, कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी और प्रतिभूमि, उनको क्या कृषि भूमि में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया, जिससे कि अधिक भूमि उपलब्ध हो गई ताकि उन पे ऊपर खाद्यान्नों का क्या किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। फिर अगर हम बात करें इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि ये जो उपाय अपनाए हमने, ये 3 जो उपाय अपनाए, इससे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। शुरुआत जब इस नीति की हुई तो शुरुआत में तो खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हुआ, बढ़ने लगा इससे, लेकिन 1950 के दशक का जो अंतिम जो समय था, उस समय खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि जितना इससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ना था वो उतना उत्पादन बढ़ गया। तो प्रारंभ में तो इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। तो कृषि उत्पादन क्या हो गया विद्यार्थियों, स्थिर हो गया। अब क्या किया जाए, अब फिर से समस्या आ गई कि भाई कृषि उत्पादन तो क्या हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो वापस से वही खाद्यान्नों की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई। अब ऐसे में क्या किया कि इस समस्या से उभरने के लिए 2 कार्यक्रम अपनाए गए। 2 कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए। इस समस्या से उभरने के लिए निम्न कार्य आरंभ किए। कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए, एक तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इसको अपनाया गया, और दूसरा कौन सा है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि 2 कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए। 1950 के दशक का जो अंतिम जो समय था, उस समय खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो उत्पादन क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या किया सरकार के द्वारा, इस समस्या से उभारने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए। पहला जो कार्यक्रम है वो कौन सा है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है विद्यार्थियों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो कौन सा है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। तो केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है गहन कृषि जिला कार्यक्रम और एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है ये 1960-61 के आसपास शुरू किया गया। 1960-61 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया और ये 7 जिलों के अंदर शुरू किया गया। 7 जिले इसके अंदर शामिल थे। 7 ये एक ट्रायल के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया गया था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, और ये 1960-61 के अंदर इसको चलाया। और ये कितने जिलों के अंदर चलाया गया विद्यार्थियों, 7 जिलों के अंदर। जब ये प्रोग्राम जब सफल हुआ, इस प्रोग्राम से जब खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, तो इसी को फिर बढ़ा करके ज़्यादा क्षेत्रों के अंदर या ज़्यादा जिलों के अंदर इसको किया गया और नाम क्या रखा गया इसका, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। और ये गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया विद्यार्थियों, 1965 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। और इसमें 7 जिलों से बढ़ा करके जिलों की संख्या भी कितनी कर दी गई, 114 जिले, यानी कि अधिक क्षेत्र के ऊपर इस कार्यक्रम को अपनाया गया। तो पहले तो कौन सा कार्यक्रम अपनाया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में कितने जिलों में शुरू किया गया, 7 जिलों के अंदर। और दूसरा जो कार्यक्रम है ये गहन कृषि, जब ये प्रोग्राम सफल हो गया तो फिर इसको बड़े क्षेत्र के ऊपर, अधिक क्षेत्र के ऊपर इसको लाया गया। तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम ये 1965 ईस्वी के अंदर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया और 114 जिलों के अंदर यह प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, तो ये 2 कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाए गए। फिर 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल पड़े, यानी कि 1965-66 के आसपास देश के अंदर क्या हुए, अकाल हुए। अकाल क्या होता है विद्यार्थियों, अकाल मतलब बारिश, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो अधिकांश मानसून के ऊपर निर्भर है। तो बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं होने की वजह से कृषि उत्पादन क्या हो गया, घट गया। और कृषि उत्पादन घटने की वजह से खाद्यान्नों की कमी हो गई, चारे की कमी हो गई। इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, हम अकाल के नाम से जानते हैं। तो लगातार 2 सालों तक 2 अकाल पड़ गए, जिसकी वजह से वापस से देश के अंदर खाद्यान्नों की कमी हो गई। और ऐसे में देश को क्या करना पड़ा कि दूसरे देशों से हमें जो खाद्यान्न है उनको मंगवाना पड़ा। अमेरिका से हमने गेहूं मंगवाया, चावल मंगवाया, तो दूसरे देशों से हमें जो खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, जिससे कि एक तो पहले से ही देश की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, और दूसरा ये खाद्यान्न जो है ये भी हमें विदेशों से मंगवाने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत बढ़ रही थी। तो 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से हमें खाद्यान्नों का क्या करना पड़ा विद्यार्थियों, आयात करना पड़ा। ठीक है, तो दूसरे देशों से हमने आयात करके गेहूं यहाँ पर मंगवाया।
जिससे कि खाद्यान्न की आपूर्ति यहाँ पर हो सके। लेकिन ये लंबे समय तक ये कार्यक्रम नहीं किया जा सकता था। अब ऐसे में इसी समय की अगर हम बात करें 1965 के आसपास की हम बात करें तो विश्व के अंदर एक विद्वान थे, एक कृषि विशेषज्ञ थे, नॉर्मन बोरलॉग, उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था अमेरिका के अंदर, और वो उन्नत किस्म के बीजों के ऊपर कार्य कर रहे थे। तो गेहूं और चावल के जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, जो उत्पादन क्या देते थे, अधिक देते थे, उन उत्पादन वहाँ पर उत्पादन क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था उनकी वजह से। तो उन किस्मों को भारत के अंदर लाने के लिए प्रयास किए गए। तो 1966 के अंदर भारत में भी उन गेहूं को या उन चावल की जो उन्नत किस्में थी उनको भारत के अंदर लाया गया और उनको बोया गया, जिससे कि कृषि उत्पादन क्या हो सके, बढ़ सके। तो ऐसे ही जो प्रयास है वो 1960 के दशक के मध्य में 1960 के दशक के मध्य में गेहूं की जो उन्नत किस्म के जो बीज थे वो कहाँ से मंगवाए गए विद्यार्थियों, मैक्सिको से। और चावल के जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो कहाँ से मंगवाए गए, फिलीपींस से। तो ये कौन सी किस्में थी, वो किस्में थी जो अधिक उत्पादन देने वाली थी। तो 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको तथा चावल कहाँ से, फिलीपींस की अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में कृषि के लिए उपलब्ध हुई। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका कृषि विकास का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें ही आगे 1965, 66, 67 के आसपास गेहूं तो कहाँ से, मैक्सिको से, और चावल कहाँ से, फिलीपींस से। कौन सी किस्में थी ये ऐसी किस्में थी जो अधिक उत्पादन देने वाली थी। और इस कार्यक्रम को हमने किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी कि ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर कृषि उत्पादन में लगातार अच्छी किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करने से कृषि उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो उस क्रांति को हमने किस नाम से जाना, हरित क्रांति के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है। और विश्व के अंदर हरित क्रांति यानी कि इस प्रकार के जो बीज हैं उनके ऊपर काम करने वाले विद्वान कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। ये भी ध्यान रखना है आपको, नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहां पर उन्नत किस्म के बीज बनाने का कार्य कर रहे थे या उन्नत किस्म के बीजों के ऊपर कार्य कर रहे थे। तो वहीं से हमने भी गेहूं कहाँ से, मैक्सिको से, और चावल कहाँ से मंगवाया, फिलीपींस से। और भारत के अंदर जो ये कार्य करने वाले जो विद्वान थे, उन विद्वान का नाम क्या था विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये कृषि वैज्ञानिक थे, MS स्वामीनाथन। इनके द्वारा ये जो उन्नत किस्म के जो बीज थे ये भारत के अंदर लाए गए थे। और MS स्वामीनाथन को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं विद्यार्थियों, MS स्वामीनाथन को। तो विश्व के अंदर तो हरित क्रांति के ऊपर कार्य कौन कर रहे थे, नॉर्मन बोरलॉग कर रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ये उन्नत किस्म के बीज बना रहे थे। और भारत के अंदर उन्नत किस्म के बीजों को लेकर आने वाले विद्वान कौन थे, MS स्वामीनाथन। इसीलिए MS स्वामीनाथन को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। और ये जो हरित क्रांति है विद्यार्थियों, ये कब आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1966-67 के अंदर हरित क्रांति आई, जिससे कि हमारा देश खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हुआ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर कौन है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ है, 1966-67 ईस्वी से हुआ है। विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं। क्या है हरित क्रांति में, हरित क्रांति में जो खाद्यान्न जो फसलें थी उनके अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को विकसित किया जा रहा था, ताकि देश के अंदर खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अब ये जो किस्में जो आई थी, चावल की, गेहूं की, इन फसलों के ऊपर ज़्यादा कार्य किया गया, क्योंकि भारत के अंदर अधिकांश जो आबादी है वो इन खाद्यान्नों का इस्तेमाल करती है। तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनके ऊपर सबसे पहले कार्य किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत ही गेहूं मैक्सिको से मंगवाया गया और चावल की अच्छी क्वालिटी की किस्में कहाँ से मंगवाई गई, फिलीपींस से मंगवाई गई। फिर उनको यहाँ के किसानों को वितरित किया गया और यहाँ खाद्यान्नों के उत्पादन में एकदम से क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो ये जो कार्यक्रम था ये भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ अपनाया गया विद्यार्थियों, तो भारत में पंजाब है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, ये सिंचाई सुविधा वाले जो क्षेत्र थे वहां पर इनको अपनाया गया। क्यों सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में इनको क्यों अपनाया गया, क्योंकि ये उन्नत किस्म के जो बीज थे
हाई यील्ड वैरायटी बीज थे विद्यार्थियों, इनका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था भारत में कौन से क्षेत्रों के अंदर किया गया था, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं थी। और सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्र कौन से थे, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इनकी सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में इसे अपनाया गया, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुई विद्यार्थियों, वृद्धि हुई, बहुत वृद्धि हुई। यानी कि पहले जिस खेत में 1 एकड़ के खेत के अंदर जिसमें 10 बोरी अनाज की पैदा हो रही थी, जब इन बीजों को अपनाया गया तो वो बढ़कर के 30 बोरी हो गई। यानी कि इतना तेजी से खाद्यान्नों के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन या खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, हरित क्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं। तो भारत ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में इसे अपनाया, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसे हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, हरित क्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग, भारत के अंदर MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्नत किस्म के बीज कहाँ से मंगवाए गए, 1960 के दशक के मध्य में। गेहूं कहाँ से मंगवाया गया, मैक्सिको से। और चावल कहाँ से मंगवाए गए विद्यार्थियों, फिलीपींस से अच्छी क्वालिटी के उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो मंगवाए गए। अब ये जो उन्नत किस्म के जो बीज थे, जब ये किसानों को दिए गए तो इन बीजों के लिए, क्योंकि अधिक उत्पादन देना है, तो अधिक उत्पादन कब प्राप्त होगा, जब इनको सिंचाई की सुविधा क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि पानी इनको ज़्यादा चाहिए, खाद इनको ज़्यादा चाहिए, और कीटनाशकों का प्रयोग भी इनके अंदर करना है। तो इन सारे खाद्यान्नों का जो उत्पादन है बढ़ाने के लिए जो उर्वरक उद्योग है वो विकसित हुआ। ऐसे ही जो कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्र बनाने के जो उद्योग हैं वो विकसित हुए, और कीटनाशक जो उद्योग हैं वो भी विकसित हुआ। तो इससे हरित क्रांति ने कृषि में उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र को अपनाया, जिससे कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। क्योंकि कृषि उत्पादन कब बढ़ेगा, ये जो हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं, यानी कि जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, ये अधिक उत्पादन कब देंगे, जब सिंचाई के लिए पानी इनको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, DAP, यूरिया, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, और इसके लिए मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर वगैरह, इनका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाएगा। तो इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और जब ये सारी कृषि यंत्र है या फिर उर्वरक है या फिर आपका कीटनाशक है, इनको बनाने के लिए भी उद्योग डेवलप होंगे, तो उद्योगों का भी विकास हुआ इससे। और जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, उन छोटे पैमाने के उद्योगों को भी क्या मिला, इससे प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से खाद्यान्नों का उत्पादन भारत के अंदर बढ़ा है। उसके अंदर जो प्रमुख जो योगदान है वो किसका है विद्यार्थियों, हरित क्रांति का योगदान है, जिससे कि भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या बन सका, आत्मनिर्भर बन सका। और खाद्यान्नों का उत्पादन जो पहले बहुत कम हो रहा था, ये क्रांति 1966-67 में आने के बाद में खाद्यान्नों का उत्पादन एकदम से क्या हो गया, बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपने बात की है, यहाँ तक आपने समझा होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार का जो उद्देश्य था वो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना था। उसके लिए 3 उपाय अपनाए। एक तो व्यापारिक फसलों की जगह क्या, खाद्यान्नों का उगाया गया, और कृषि गहनता को क्या किया गया, बढ़ाया गया। कृषि योग्य बंजर भूमि तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। 2 ऐसे कार्यक्रम चलाए गए इस समस्या से निपटने के लिए। 2 कार्यक्रम चलाए। एक गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब चलाया गया, 1960-61 में। कितने जिलों में चला, ये 7 जिलों के अंदर चला। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1965 में चला गया, कितने क्षेत्रों में, 1914 में। उसके बाद में 2 अकाल पड़े देश के अंदर, और अकाल से देश के अंदर खाद्यान्नों की समस्या वापस से क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। और उस समस्या से निपटने के लिए हमने विदेशों से क्या मंगवाए, खाद्यान्न मंगवाए, यानी कि खाद्यान्नों का आयात किया। उसी समय विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये कृषि की उन्नत किस्में, यानी कि कृषि फसलों की उन्नत किस्मों के ऊपर कार्य कर रहे थे। वहीं से हमने भी MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में, इन्होंने इन उन्नत किस्मों को वहाँ से मंगवाया। 1960 के दशक में सरकार ने गेहूं मैक्सिको से और चावल कहाँ से, फिलीपींस से। ये ऐसी चावल की किस्में थी, जो ऐसी गेहूं की किस्में थी जो उत्पादन क्या देती थी, अधिक देती थी। और भारत के किसानों को ये बीज दिए गए, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनाया गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचाई सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको अपनाया गया, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुई, बहुत ही वृद्धि हुई। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर इन फसलों के अंदर
कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो लघु पैमाने के जो उद्योग हैं, बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, वो भी विकसित हुए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे की बात हम देखते हैं आगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप नोट्स में इसको बना सकें। चलिए अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, हम कृषि विकास से संबंधित जो बात चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं हम और आगे देखते हैं हम। तो हरित क्रांति के बारे में हमने देखा पहले कि हरित क्रांति 1966-67 के अंदर यहाँ उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग भारत के अंदर करना शुरू हुआ और उसके उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने का परिणाम ये निकला कि पंजाब, हरियाणा और आपका जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश था, जो सिंचाई सुविधा वाला क्षेत्र था, वहाँ पर कृषि उत्पादन में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। और वहाँ कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने का परिणाम ये निकला कि इस क्षेत्र के जो किसान थे वो समृद्ध हो गए। यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, क्योंकि उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से वहाँ के जो किसान हैं वो अधिक संपन्न हो गए और उसके मुकाबले जो देश के जो अन्य भागों के जो किसान थे वो क्या हो गए, निर्धन हो गए। यानी कि उनके कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इससे देश के अंदर कृषि उत्पादन में एक असमानता आई। तो 1966-67 के बाद में जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई, तो हरित क्रांति के प्रारंभ के बाद में देश के अंदर कृषि उत्पादन के अंदर क्या हुई, असमानता उत्पन्न हुई। तो प्रारंभ में हरित क्रांति से देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, जिससे कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ये देखो, ये लाइन ध्यान रखना। इससे क्या हुआ भाई, प्रादेशिक असमानता बढ़ी। प्रादेशिक असमानता क्यों बढ़ी, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से देश के जो सिंचित भाग थे, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं थी, उन क्षेत्रों के अंदर तो उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग किया गया। इससे वहां के किसान तो समृद्ध हो गए, जबकि देश के जो अन्य जो भाग थे वहां का जो कृषि उत्पादन था वो कम रहा, जिससे देश के अंदर प्रादेशिक असमानताएं बढ़ने लगी। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अधिक समृद्ध हो गए, जबकि देश के अन्य भागों के जो किसान थे वो समृद्ध नहीं हुए। इससे देश में एक अलग प्रकार की समस्या हो गई। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा। कब तक रहा ऐसा, 1970 के दशक के अंत तक यह रहा और 1980 के दशक में यह प्रौद्योगिकी फिर कहाँ पर, मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। तो 1966-67 के अंदर जब हरित क्रांति शुरू हुई तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले सिंचाई वाले जो सुविधा वाले जो भाग थे वहीं पर इसको अपनाया गया। फिर धीरे धीरे कृषि जब असमानता बढ़ी देश के अंदर, तो इन उन्नत किस्म के बीजों को मध्य भारत के अंदर, मध्य भारत में तथा पूर्वी भारत के भागों के अंदर इस प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, ताकि देश के अंदर जो कृषि उत्पादन में जो असमानता हुई है उस असमानता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर 1980 के दशक में योजना आयोग ने 1980 के दशक में योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग जो है हमारे देश का जो योजना आयोग है, अब इसका नाम चेंज हो गया है विद्यार्थियों, अब इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो योजना आयोग उस समय ये योजना आयोग था, अब ये नीति आयोग है। तो योजना आयोग ने 1980 के दशक में वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। इसका मतलब क्या है कि योजना आयोग, क्योंकि हमारा देश विशाल देश है और यहाँ जो बारिश की जो दशाएं हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर बारिश एक समान नहीं होती है, वर्षा एक समान नहीं होती है, तो उसके आधार पर पूरे देश के लिए एक साथ में नीतियां बनाना या नीति को लागू करना बड़ा ही असंभव कार्य है। तो इस पर कार्य 1980 के दशक में योजना आयोग ने किया और कृषि वर्षा के आधार पर जो समस्याएं थी पूरे देश के अंदर, उन समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया। और फिर योजना आयोग ने 1988 ईस्वी में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु, यानी कि कृषि के अंदर कृषि उत्पादन में जो प्रादेशिक असमानताएं थी उनको संतुलित करने के लिए योजना आयोग ने कब, 1988 ईस्वी के अंदर योजना आयोग ने 1988 ईस्वी में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया, यानी कि कृषि जलवायु प्रदेश बनाए। यानी कि जलवायु के अकॉर्डिंग भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा विद्यार्थियों, 15 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया, 15 कृषि जलवायु प्रदेश। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना आप, ये कौन से प्रदेश हैं, ये कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया। इसका अर्थ क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश मतलब
जलवायु कैसी है उस क्षेत्र की और उसी जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, ऐसा जो विभाजन है वो योजना आयोग के द्वारा कब किया गया, 1988 में। यानी कि जिस क्षेत्र की जैसे मान लो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है वो अलग प्रकार की है। हम अगर देश के दूसरे भागों की बात करें तो वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है। तो राजस्थान की जलवायु में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन हो सकता है, ये निर्धारित करने के लिए योजना आयोग ने 1988 में पूरे देश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांट दिया विद्यार्थियों, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर देश को बांट दिया। तो देश को योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेशों में कब बांटा था, 1988 ईस्वी में। तो योजना आयोग ने 1988 ईस्वी में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि जो प्रादेशिक असंतुलन जो फैला हुआ था देश के अंदर कृषि उत्पादन में, उसको संतुलित करने के लिए, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए देश को कितने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांट दिया। फिर उसके बाद के हम बात करें 1988 के बाद में 1990 के दशक की बात करें हम, तो 1990 के दशक में उदारीकरण जो नीति आई और मुक्त बाजार की जो अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ये उदारीकरण नीति क्या है, पूरे विश्व को यानी कि जो हमारे देश की जो नीतियाँ थी या जो टैक्स वगैरह जो लगते थे दूसरे देशों से जब सामान मंगवाते थे, तो उदारीकरण नीति से पूरे विश्व को एक खोल दिया गया, यानी कि अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, जिससे कि कोई भी देश हमारे यहाँ पर आकर के निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार की जो नीति है वो 1990 के दशक के अंदर उदारीकरण नीति को अपनाया गया था। अगर आप सन की बात करें तो उदारीकरण नीति कब अपनाई गई थी, तो 1991 ईस्वी के अंदर यह उदारीकरण नीति अपनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को क्या किया, प्रभावित किया। कैसे किया, क्योंकि हम कृषि के लिए जो यंत्र हैं वो दूसरे देशों से हम मंगवा सकते हैं, जो टैक्सेज वगैरह हैं वो उनके ऊपर कम लगेंगे, जिससे कि कृषि यंत्र हम दूसरे देशों से यहाँ पर मंगवा सकेंगे। तो 1991 के अंदर यह उदारीकरण नीति लागू की गई। उसके बाद से कृषि विकास के अंदर भारत में कृषि जो विकास है वो प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये बातें थी हमारे विद्यार्थियों किससे संबंधित, भारत के अंदर कृषि विकास से संबंधित। हमने बात की कि आज़ादी के समय क्या स्थितियाँ थी देश के अंदर, फिर 2 कार्यक्रम देश के अंदर लाए गए, फिर उन कार्यक्रमों के बाद में जब अकाल की स्थिति आई तो देश के अंदर उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका उपयोग किया गया। नॉर्मन बोरलॉग विश्व के अंदर उस पर कार्य कर रहे थे। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन जो हैं 1966-67 के अंदर उन बीजों को भारत के अंदर लेकर के आए, कृषि वैज्ञानिक थे, और उनको ही हम किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कौन से क्षेत्रों के अंदर, केवल वो क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी उन क्षेत्रों के अंदर कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे कि देश के जो अन्य भाग थे उनमें प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। फिर उस प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर क्या दिया, ध्यान दिया, और 1988 ईस्वी के अंदर देश को कितने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांट दिया। अब इन कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटने का अर्थ ये हुआ कि उस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की वहाँ जलवायु है और उस जलवायु में किस प्रकार की फसलें वहाँ पर उत्पन्न की जा सकती हैं, उन्हीं फसलों को उन क्षेत्रों के अंदर उगाया गया, जिससे कि उत्पादन में तेजी से क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और फिर 1990 के दशक में उदारीकरण नीति आई, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आई, जिससे भारतीय कृषि विकास को क्या किया है, प्रभावित किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे विद्यार्थियों, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो पिछले 50 वर्षों की अगर हम बात करें तो पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादकता तथा प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 50 वर्षों की अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, तो पिछले 50 वर्ष में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। जैसे हम बात करें किसकी, चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में वृद्धि हुई है, उत्पादन भी बढ़ा है और उसकी पैदावार भी क्या हुई है, बढ़ी है। तो चावल और गेहूं की पैदावार बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने इनके उन्नत किस्म के जो बीज हैं, चावल के बीज विद्यार्थियों कहाँ से मंगवाए हैं, हमने पिछली स्लाइड में बात किया था। चावल की जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो कहाँ से मंगवाए गए थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और गेहूं के जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो कहाँ से मंगवाए गए थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और बोर्ड परीक्षाओं की जो तैयारी है हमारी वो बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। तो चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में वृद्धि हुई। इसी के साथ में जो अन्य जो किस्में थी, चावल और गेहूं के अलावा जो अन्य जो फसलें थी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। जैसे गन्ना है, कपास है, तिलहन, इनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो चावल गेहूं के उत्पादन में और पैदावार बढ़ी
और अन्य जो फसलें हैं, गन्ना है, कपास है, तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरे धीरे सिंचाई की जो सुविधाएं थी, नहरें थी, उनका विकास हुआ। सरकार ने, योजना आयोग ने इसके ऊपर कार्य किया और देश के अंदर सिंचाई क्षेत्रों के अंदर बढ़ोतरी हुई, जिससे कि कृषि उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। तो सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, बीजों की जो उन्नत किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली थी, उन किस्मों का विकास हुआ। रासायनिक खाद, क्योंकि ये जो फसलें हैं, उन्नत किस्म की जो फसलें हैं, इनके अंदर रासायनिक खादों की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इनके अंदर कीटनाशकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया। तो जैसे ही हरित क्रांति आई तो बीजों की उन्नत किस्में अपनाई जाने लगी, रासायनिक खादों का उत्पादन उपयोग बढ़ गया, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया, मशीनरी का उपयोग बढ़ गया। तो इसके लिए जो अच्छी जो प्रौद्योगिकी है, अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, उसका विकास होने लग गया। और अगर हम बात करें तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले 40 वर्षों की उर्वरकों के उत्पादन की खपत की, तो उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि कितना गुना वृद्धि हुई है, तो 15 गुना वृद्धि हुई है किसके उत्पादन में, खाद्यान्न, ये आपका जो उर्वरक हैं, उर्वरकों की जो खपत थी पिछले 40 वर्षों के अंदर कितनी हुई है, 15 गुना बढ़ गई है। यानी कि अब अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उद्योगों का विकास, इससे संबंधित जो उद्योग हैं उनका विकास होगा, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम बात करें उत्तम बीज के जो किस्म हैं, उनके अंदर कीट प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिससे उनके अंदर जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, उन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी बढ़ा है। ठीक है, तो इससे जो कीटनाशक बनाने वाले जो उद्योग हैं, उनका भी विकास देश के अंदर हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर बात की विद्यार्थियों, भारत के अंदर कृषि विकास से संबंधित और जो उन्नत जो किस्में हैं, कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है और जो प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है, उससे संबंधित जो बातें थी वो हमारी इस वीडियो क्लास में रही हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं, भारतीय कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस समस्या से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बोर्ड लगातार परीक्षाओं में पूछता रहा है। तो अगली जो वाली जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उस क्लास को भी आप देखना ना भूलें। और इसमें से जो बड़ा प्रश्न है वो भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं, 2023 वाला जो एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया है, और इससे पहले के भी जो बोर्ड एग्जाम है उन एग्जामों के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अगले वीडियो के अंदर हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उसको आप अच्छे से अध्ययन करना और एक बार रिवीजन जरूर करना उसका, ताकि आपको अच्छे से उसको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।